हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MS साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के सेल चैप्टर में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। अभी तक हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन इन सब को पढ़ लिया है। आज हम बताएंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेटस, वैक्यूल्स को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को इसके अंदर नहीं रखा जाता। तो यहाँ पर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय साइंटिस्ट गार्नियर। सबसे पहले इसे देखा था साइंटिस्ट गार्नियर ने, जिन्होंने इसे नाम दिया था इर्गेस्टोप्लाज्म। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया था साइंटिस्ट पॉर्टर ने। इसीलिए सबसे जो डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है वो पॉर्टर साइंटिस्ट को ही जाता है, गार्नियर साइंटिस्ट को नहीं जाता। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 मेन कंपोनेंट से बनी होती है। बेसिकली ये है क्या? ये टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, उनका नेटवर्क फैला हुआ है साइटोप्लाज्म में। तो इसे हम कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ER से रिप्रेजेंट करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज द नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, which scattered in the cytoplasm, यानी कि जो साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए रहते हैं, scattered in cytoplasm। यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, और वो 3 मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? फर्स्ट सिस्टर्नी, इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड थर्ड इज टिब्यूल्स। थर्ड को हम यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं टिब्यूल्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर 3 मेन कंपोनेंट हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और टिब्यूल्स। सिस्टर्नी लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होती हैं, लंबी लंबी स्ट्रक्चर्स होती हैं और अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक की फॉर्म में या एक दूसरे के ऊपर ढेर की फॉर्म में अरेंज रहती है। तो ये कैसी होती है? लॉन्ग, अनब्रांच्ड और अरेंज्ड इन स्टैक, यानी कि ढेर की फॉर्म में अरेंज होती है। वेसिकल्स ओवल शेप होती हैं और इस तरह का स्ट्रक्चर लिए हुए रहती हैं। तो ये कैसी स्ट्रक्चर हो गई? ओवल शेप्ड हो गई। टिब्यूल्स आर ब्रांच्ड। टिब्यूल्स कैसी होती हैं? ब्रांच्ड होती हैं। टिब्यूल्स को हम यहां ड्रॉ कर देते हैं। टिब्यूल्स ब्रांच स्ट्रक्चर है और वो एसोसिएट हो सकती हैं आपके सिस्टर्नी पार्ट से। तो टिब्यूल्स आर, इसको हम लिख सकते हैं, दीज आर ब्रांच्ड एंड मे बी एसोसिएटेड विद द सिस्टर्नी। और ये किससे एसोसिएट हो सकते हैं? सिस्टर्नी से अटैच हो सकते हैं। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये जो तीनों कंपोनेंट हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और टिब्यूल्स, ये तीनों ही स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है कि एक साथ या कंपाइल फॉर्म में मौजूद हों। ये अलग अलग जगह बिखरे हुए रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। यानी सिस्टर्नी सेल के अंदर सिस्टर्नी पार्ट अलग रहेगा, थोड़ा सा वेसिकल्स बिखरे हुए रहेंगे, टिब्यूल्स अरेंज रहेगा। तो वहां पर जो है ये
पूरा कंपाइल फॉर्म में मौजूद नहीं होता। और जब हम गोल्जी एपैरेटस पढ़ेंगे तो भी मैं आपको वहां बताऊंगी कि उसके भी सेम कंपोनेंट होते हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। तो स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन होता है कि इसके सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स में और गोल्जी एपैरेटस के सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स में क्या डिफरेंस है। तो गोल्जी एपैरेटस के अंदर जो सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स हैं वो कंपाइल फॉर्म में मौजूद होते हैं, यानी पूरे एसोसिएटेड होते हैं। वो कहीं एक दूसरे से डिसओरिएंटेड नहीं होते या एक दूसरे से अलग थलग नहीं रहते। यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमने 3 मेन कंपोनेंट्स देख लिए। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 मेन जो सब टाइप हैं वो हम देख लेते हैं। वो सब टाइप कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम RER भी बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड सेकेंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसे देखा गया तो सिस्टर्नी या ट्यूब्यूल्स वाले पार्ट्स के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। राइबोसोम बीडेड फॉर्म में अरेंज रहते हैं, इसलिए जब माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो वो हमको सरफेस रफ दिखाई देता है। सेम उसी तरीके से जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स के अंदर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता और वो बिल्कुल स्मूथ दिखाई देते हैं सरफेस पे। इसी वजह से हम रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 पार्ट्स में डिफरेंशिएट करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमने कहा कि इसके ऊपर वाली सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली एसोसिएटेड होती है प्रोटीन सिंथेसिस से। क्यों? क्योंकि राइबोसोम का मेन काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस का। यहां पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन है वो है लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस से रिलेटेड, यानी कि ये लिपिड और फैट के सिंथेसिस से एसोसिएटेड रहते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मोर स्टेबल होती हैं स्ट्रक्चर में, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके स्ट्रक्चर में स्टेबल उतनी नहीं होती है जितनी RER होती है। तो इसको हम बोल सकते हैं लेस स्टेबल। तो यहां पर हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेन जो कंटेंट होता है या मेन जो कंपोनेंट है वो है आपका सिस्टर्नी और वेसिकल्स। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो मेन कंटेंट है वो है आपका ट्यूब्यूल्स। तो यहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि ये प्रोटीन एसोसिएटेड है, ये लिपिड एसोसिएटेड है, ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। इसके कंपोनेंट में सिस्टर्नी और वेसिकल ज़्यादा होते हैं, इसके कंपोनेंट में आपके ट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रेजेंट होने से वहाँ साइटोप्लाज्म का स्पेस किस हिसाब से डिवाइड होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर जैसे ये सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है यहाँ पर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से फैला हुआ है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर साइटोप्लाज्म के आसपास और यहाँ इसके अंदर जो इसकी ल्यूमिना है यानी इसकी जो कैविटी है उसे उस तरह के 2 स्पेसेस क्रिएट करती है। तो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू 2 टाइप्स। तो ये इंट्रासेलुलर स्पेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। कौन कौन सा? ल्यूमिनल यानी कि जो अंदर का है, तो वो स्पेस होता है आपका ल्यूमिनल स्पेस, और
जो पार्ट आपका बाहर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है वो पार्ट आपका कहलाता है एक्स्ट्राल्यूमिनल। एक्स्ट्राल्यूमिनल, और ये किससे रिलेटेड होता है? आपका साइटोप्लाज्म से रिलेटेड होता है। यहां पर ल्यूमिनल स्पेस जो अंदर की कैविटी है, यानी कि इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो आपका एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस है जो कि आपका कहलाएगा साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अलग अलग फॉर्म में हम देख सकते हैं अलग अलग सेल्स में, जिसे हम नाम देते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उनमें से कुछ पॉइंट्स पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब हम देखते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन आता है वो आता है आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्केलेटल और नर्व सेल, स्केलेटल और हार्ट मसल्स, स्केलेटल और हार्ट मसल्स के अंदर जो उनकी जो मसल सेल्स हैं, वो मसल सेल्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैरी करती हैं वो आपकी कौन सी होती है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ रहा है? तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? आपके हार्ट और स्केलेटल मसल से रिलेटेड जो सेल्स हैं, स्केलेटल मसल सेल्स हैं, उनकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहा जाता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये मेनली क्या स्टोर करती हैं? कैल्शियम आयन स्टोर करती हैं, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करता है। समझ में आ रहा है? दूसरा है आपका सेकंड, माइलॉइड बॉडीज। माइलॉइड बॉडीज क्या होती हैं? माइलॉइड बॉडीज आपके रेटिना के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है, रेटिना के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है वो आपकी क्या कहलाती है? माइलॉइड बॉडी। तो हम इसको कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन रेटाइनल एपिथेलियल सेल, रेटाइनल एपिथेलियल सेल। और ये सेल आपकी, और ये जो माइलॉइड बॉडीज होती हैं ये लाइट सेंसिटिव होती हैं। रेटिना कहाँ है? हमारा आईज में है, तो वो लाइट सेंसिटिव पार्ट को फॉर्म करती हैं। थर्ड पार्ट इज द माइक्रोसोम। थर्ड इज द माइक्रोसोम। माइक्रोसोम्स क्या होते हैं? माइक्रोसोम्स देखिए ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इसके बारे में क्वेश्चन आ भी चुका है आपके नीट में। बेसिकली जो सेल डेड हो जाती हैं हमारी बॉडी में, उनकी सेल्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ पार्ट, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम मिलके एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेती हैं। इसको दोबारा समझिए कि माइक्रोसोम किसके अंदर, सबसे पहली बात कि माइक्रोसोम किसके अंदर प्रेजेंट है? वो आपकी डेड सेल के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है। यानी कि जो सेल हमारी बॉडी में डेड हो जाती हैं, उनके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंटेशन बना दिए जाते हैं, टुकड़े बना दिए जाते हैं ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उस वजह से वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, और उन छोटे छोटे टुकड़ों के आसपास राइबोसोम अटैच हो जाते हैं। राइबोसोम इस तरह से अटैच हो जाते हैं, और उसको हम क्या कहने लग जाते हैं? उसको हम कहने लग जाते हैं माइक्रोसोम। और ये माइक्रोसोम्स फिर दूसरी सेल्स के लिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए फंक्शनल मोड पे आ जाते हैं। अब इन माइक्रोसोम्स का क्या सिग्निफिकेंट है? इनको माइक्रोसोम्स को साइंटिस्ट
इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस में यूटिलाइज करते हैं। इन विट्रो यानी कि सेल से बाहर जब वो कर रहे हैं काम अपने लैब के अंदर, तो इन माइक्रोसोम बॉडीज को किसी डेड सेल से निकाल के वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस किया जाता है। तो ये आपके मॉडिफिकेशंस हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हम फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन है, अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो वो आपको समझ में आ रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस। वो कौन सा है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये आपका क्या है? सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे एसोसिएटेड होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस है मतलब कि आपका एंजाइम सिंथेसिस प्रोसेस भी इसके अंदर होगा। अब यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्योंकि आपको मालूम है कि एंजाइम बेसिकली क्या होते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर में प्रोटीन ही होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कौन कौन से प्रोटीन्स या एंजाइम्स हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है? तो वो आपके प्रोटीन्स या एंजाइम, मैं यहाँ पर अगर सेकंड पॉइंट हम डालें कि एंजाइम सिंथेसिस में ये पार्टिसिपेट करते हैं, तो एंजाइम्स के हम नाम लिख लेंगे यहाँ पर। और नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आता है उस पे से। जैसे आपका एटीपेज फर्स्ट एंजाइम है आपका, NADPH डाइफॉस्फेटेज। इसके अलावा आपका एटीपेज, NADPH, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज। इसके अलावा एटीपेज, NADPH, डाइफॉस्फेटेज, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज। इसके अलावा आपका एस्कॉर्बिक एसिड सिंथेटेज, एस्कॉर्बिक एसिड सिंथेटेज, ये भी एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इसके अलावा आपका सुक्रेज भी बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। इसके एक और एंजाइम इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, जो कि आपका ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में जो फर्स्ट स्टेप होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, वहां पर ये काम में आता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ये काम में आता है। तो यहाँ पर फर्स्ट हो गया प्रोटीन सिंथेसिस, सेकंड हमने फंक्शन कह दिया एंजाइम सिंथेसिस, और जो मेन एंजाइम है वो यहाँ पर फॉर्म होते हैं। थर्ड है यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस के अलावा लिपिड सिंथेसिस भी इंपॉर्टेंट होता है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करती है। लिपिड सिंथेसिस भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पर इंट्रासेलुलर एक्सचेंज में ये बहुत हेल्प करती है, इंट्रासेलुलर एक्सचेंज में बहुत हेल्प करती है ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ब्रांच है, तो वो एक जगह से सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जो मटेरियल है उसको लाने ले जाने का काम करती है। इसके अलावा ये डिटॉक्सिफिकेशन से भी रिलेटेड है। डिटॉक्सिफिकेशन किसका? जब डिटॉक्सिफिकेशन मतलब कि जो टॉक्सिक मटेरियल हमारी बॉडी में बन रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज करती है, तो इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो ये बेसिकली कुछ फंक्शंस थे जो कि हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एसोसिएटेड थे। तो मुझे लगता है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मैक्सिमम पार्ट हमने कंप्लीट किया है। फिर भी आपको डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो होप आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू।